गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं शुभम तिवारी, योर एसएसटी टीचर। और आज इस 2 नवंबर 2020 दिन सोमवार की इस कक्षा में कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, एसएसटी विषय के अंतर्गत आज हम यहाँ पर अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं इतिहास विषय का, जिसमें हमारा 6th लेसन चल रहा था ब्रिटिश राज के अधीन भारत। विद्यार्थियों, कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य हुआ, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की ब्रिटिश राज्य की महारानी घोषित किया गया। उनके अकॉर्डिंग कुछ एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कुछ बदलाव किए गए, जिस बदलावों के बारे में अभी हमने अध्ययन किया। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और बदलाव के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप दिख रहे हैं, आज का सबसे पहले सेना और पुलिस का पुनर्गठन। विद्यार्थियों, कंपनी राज अधिकार के एकाधिकार समाप्ति के बाद ब्रिटिश राज्य ने जब अपना भारत उपनिवेश राज्य में अपना मोर्चा संभाला, अपना अधिकार आधिपत्य में भारत को लिया, तो सेना और पुलिस के गठन का पुनर्गठन किया गया, जिसमें कुछ बदलाव किए गए। आइए जानते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात पुनर्गठन की प्रक्रिया के अंतर्गत सेना को भी पुनर्गठित किया गया, यानी पुनः सेना का निर्माण किया गया, पुनः सेना बनाई गई। सन 1857 ईस्वी के पूर्व बंगाल, मद्रास, मुंबई प्रांतों की अपनी अलग अलग सेनाएं थीं। ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती थीं। सन 1893 ईस्वी में इनका एकीकरण किया गया, अर्थात जो तीनों प्रांतों की अलग अलग सेनाएं थीं, उन सेनाओं को अलग अलग न करके उनको ज्वाइंट आर्मी में तब्दील कर दिया गया। ब्रिटिश सेनाध्यक्ष के अधीन इस सेना को रखा गया। इसमें यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में लगभग दुगना कर दिया गया। भारतीय सैनिक सूबेदार से ऊपर किसी पद पर नियुक्त नहीं किए जाते थे। यह व्यवस्था 1914 ईस्वी के प्रथम विश्व युद्ध तक ऐसी ही बनी रही। अर्थात इस गठन में सबसे पहले तो 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व, जहां पर भारतीयों को केवल सैनिक पद पर ही सैनिक पद पर ही कार्य करने तक की परमिशन थी, उसको हटा करके एक बदलाव हुआ कि भारतीय लोगों को अब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया जाने लगा। दूसरा, यहाँ पर यूरोपीय सैनिकों की संख्या कम हो रही थी, वहां पर भारतीयों के सैनिकों की संख्या की तुलना में इसको दोगुना कर दिया गया, और यह प्रक्रिया प्रथम विश्व युद्ध तक यूं ही चलती रही। पुलिस संगठन में दरोगा का पद भारतीयों तथा पुलिस अधीक्षक का पद यूरोपियों के लिए रखा गया, क्योंकि सेना और पुलिस दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार कार्यों में सहायक होते थे। तो विद्यार्थियों, ये भेदभाव थोड़ा कम हुआ, परंतु उच्चस्थ पदों पर केवल यूरोपीय व्यक्तियों को ही पदस्थ किया जाता था, जबकि दरोगा तक के जो पद थे वो भारतीयों को दिए जाने लगे। इसके बाद बात करते हैं न्यायिक संगठन की। भारत में न्याय की परंपरागत प्रणाली मुख्य रूप से प्रचलित कानून पर आधारित थी। अनेक कानून शास्त्रों और शरीयत तथा शाही फरमानों पर आधारित थे। शुरू में अंग्रेज आमतौर से प्रचलित कानून ही करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कानूनों की एक प्रणाली विकसित की। तत्कालीन कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। इसका अर्थ था कि शासन कानून के अनुसार चलाया जाएगा, न कि शासक की इच्छा के अनुसार। अब कानून की निगाह में सारे मनुष्य बराबर हैं। जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही कानून सब लोगों पर लागू होता था। पहले की न्याय प्रणाली जाति के भेदभाव पर ख्याल रखती थी। जैसे यदि किसी ऊंची जाति के व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसकी सजा किसी जाति के व्यक्ति से भिन्न होती थी। व्यवहारतः न्याय प्रणाली अब अधिक खर्चीली हो गई थी और न्याय पाने में काफी विलंब होता था। विद्यार्थियों, पहले न्यायिक प्रणाली की बात करें तो न्यायिक प्रणाली एक सामाजिक प्रणाली से जुड़ा हुआ था। समाज के विभिन्न वर्गों में, विभिन्न धर्म जाति के लोगों में अपनी पंचायतें थी, अपने नियम थे, अपने कानून थे। जाति पाति का बहुत भेदभाव हुआ करता था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इन सभी
कानूनों को, रियायतों को, रीति रिवाजों को बदल करके एक नए कानून प्रणाली, न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था की, जिसमें सभी लोगों को बिना भेदभाव के बराबरी का दर्जा दिया गया और सभी के लिए कानून एक समान रूप से लागू किया गया, जिसमें कोई भी ऊंच नीच, को भी बड़ा छोटा, किसी प्रकार की जाति पाति का भेदभाव नहीं था। विद्यार्थियों, न्यायिक प्रणाली के पुनर्गठन के पश्चात न्यायिक प्रक्रिया में न्याय पाने में अब विलंब होता था और खर्चीली भी हुई थी। इसके बाद एक और बात करते हैं वित्तीय प्रशासन की। सन 1857 ईस्वी के बाद वित्तीय प्रशासन यानी आर्थिक प्रशासन का भी पुनर्गठन किया गया, अर्थात किस प्रकार से किस विभाग में कितना, कब और कैसे खर्च करना है, इसका भी समायोजन किया गया। 1860 ईस्वी में बजट की व्यवस्था शुरू की गई। कुछ समय बाद केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच आय व्यय के वितरण के बारे में भी निर्णय लिया गया। डाकघर, रेलवे, अफीम, नमक की बिक्री और चुंगी से होने वाली आय को पूर्णतः केंद्रीय सरकार के लिए सुरक्षित रखा गया। भू राजस्व, आबकारी आदि स्रोतों से होने वाली आय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच बांटा गया। इसमें मिलती जुलती व्यवस्था आज भी चल रही है। अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए स्टैंप ड्यूटी नामक एक नवीन कर भी लगाया गया। 1892 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर विचार करने का भी अधिकार दिया गया। अर्थात वित्तीय प्रशासन पर सबसे पहले विधान परिषद के सदस्यों को भी अधिकार दिया गया, मतलब पहले अधिकार नहीं था। दूसरा, इस संपूर्ण वित्तीय प्रशासन को केंद्र और राज्य प्रांतीय सरकारों के मध्य वितरण के बारे में भी सोचा गया। कुछ अधिकार केंद्रीय प्रशासन के पास सुरक्षित रखे गए, परंतु कुछ पर प्रांत और केंद्र दोनों में बांट दिया गया, दोनों का निरीक्षण रहा। तो इस प्रकार से वित्तीय प्रशासन का भी पुनर्गठन किया गया। इसके बाद पाश्चात्य शिक्षा, आधुनिक शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा का नीति भी बनी। इस पर चर्चा करने के लिए कल उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।